कभी ये सेकुलर स्टेट नहीं था। ये 74 में जो है सेकुलर स्टेट इसको बनाया गया। देखिए, एक संत व्यक्ति है, आगे नात ने पीछे पगहा। एक माँ जो है चाय की दुकान चलाती है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप ये सोचिए कि क्या उन्होंने रिश्तेदार रख रखे हैं, क्या परिवारवाद चलाया है, क्या नहीं चलाया है। 8,500 रुपया खटाखट दूसरे दिन पहुंच जाएगा महिला के खाते में और 1 लाख इतना हज़ार रुपया आ जाएगा। तो ये सब जो नैरेटिव चलाया गया वो एक बार तो काम कर गया, लेकिन क्या ये बार बार काम करेगा? काट के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, हम ये न भूलें। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तो बिल्कुल चली ही नहीं, और अगर चली होती तो सर्वे मान लिया गया होता। सर्वे में साफ साफ लिखा था कि 35 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं, सांसद हैं कि जो हारेंगे। अरे भैया, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाया है वो चीफ मिनिस्टर का खाब देख रहा है। कल जो है कह रहे हैं 70,000 करोड़ का घपला है एनसीए ने किया है, और उसके बाद दूसरे दिन आप उसको शामिल करते हैं। न केवल शामिल करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। खटाखट 8,500 रुपया महिला के खाते में चला जाएगा। चेक दे दिया, क्या क्या दे दिया, लोग पहुंच गए कांग्रेस दफ्तर। कल्पना करिए, आप भी कल्पना कीजिए कि किसी दिन राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो देश कहाँ जाएगा? कभी सोचा है? एक तो जानते ही हैं आप कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के लठैत हुआ करते थे, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बसपा से आए हैं। और दूसरे के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाए। लेकिन योगी का कोई बाल बांका कर नहीं पाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज का जो आप आगे वीडियो देखने वाले हैं ये पद्मपति शर्मा जी हैं। पद्मपति शर्मा जी हमारे बनारस के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। 5 दशकों से ज़्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है और हमने इनसे चर्चा की जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो एक राजनीति का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कुचक्कर चलाया गया था, जिसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोज़ भी किए। और प्रयास ये चल रहा था किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, क्योंकि किसी के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ विवाहित नहीं है, योगी आदित्यनाथ का कोई पारिवारिक बैगेज नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी की या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है उसके हिसाब से जो सबसे अच्छे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा सकते हैं, कंटेंडर, वो योगी आदित्यनाथ हैं। और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी भी बहुत सारे लोगों को बौना साबित कर देती है अपने सामने। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आज की डेट में अगर पॉपुलैरिटी का पोल करा लिया जाए तो वो कहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी ज़्यादा पॉपुलर जो है कि व्यक्तित्व उनका माना जा सकता है। एक राजनेता के तौर पे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वो अपनी विचारधारा को लेकर के बिल्कुल भी 1 इंच भी दाएं बाएं हिलने को तैयार नहीं होते। जैसा आपने देखा था कि भाई अगर उनको अगर ठेलों पे नाम लगवाने थे तो उन्होंने लगवाए, अगर उनको दंगाइयों की तस्वीरें चौराहों पे, चौक पे लगवानी थी तो उन्होंने लगवाई। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अगर आदेश दिया कि आप इनको हटवाइए, ये जो है कि मानवाधिकार का हनन है, आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी समाज में उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही है इन दंगाइयों की, जो कि हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं वो नोटोरियस हैं इस काम के लिए कि उनको दंगाइयों की और आतंकियों की मानवाधिकार की चिंता सबसे ज़्यादा होती है। योगी आदित्यनाथ ने उसको हटाने से मना कर दिया था और ऑर्डिनेंस लेके आ गए थे और हाईकोर्ट का फैसला उन्होंने पलट दिया था और उन्होंने मानने से मना कर दिया। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया जिसको योगी आदित्यनाथ ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो जरा सा भी टस से मस नहीं होते हैं। उनके खिलाफ जो एक पूरी की पूरी साजिश चल रही थी और काशी का जो विकास हुआ है और यूपी की जो राजनीति है, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की है हमने पद्मपति शर्मा से, जो कि आप आने वाले वीडियो में देखेंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और उनके अनुभवों से और उनकी जो जानकारी है लोकल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर के, उससे आप भी लाभ उठाइए। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये राजनीतिक स्टंट है। जब विकास दुबे मारा गया था तब कहा गया था कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मणों को जो है समझ लेना चाहिए और उनको जो है वोट नहीं देना चाहिए। और अब ये आ गया, चूंकि ये स्वयं ठाकुर हैं इसलिए जो है, लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, वहाँ कोई जाति नहीं देखी गई है। और इनका जो चीफ सेक्रेटरी था मालिनी अवस्थी के भाई अविनाश अवस्थी, वो भी ब्राह्मण ही थे। तो ये सब देखो, दिक्कत क्या है
कि विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं है। ये जान रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम बात नहीं कर सकते योगी जी से। कितना बीमारू राज्य था, जैसे मध्य प्रदेश था कि जब दिग्विजय सिंह थे तो उसे एक बीमारू राज्य कहा जाता था और शिवराज सिंह आए, उन्होंने उसको, वही स्थिति आज यूपी की है। यूपी में आप समझ लीजिए कि चाहे वो बसपा हो और चाहे सपा हो, इन पार्टियों में घोर जातिवाद चला, भ्रष्टाचार चला, क्या नहीं हुआ आप ये समझिए। और विकास कितना पीछे चला गया, कोई कैसे आएगा जब शाम को 6 बजे के बाद घर की बहू बेटियां निकल नहीं सकती और गुंडे जो है वो थानों में जो है पंचायत करते थे और पुलिस जो है वो गश्त लगाती थी सड़कों पे, तो किसकी हिम्मत होगी निवेश करने की? क्यों कोई निवेश करेगा? लेकिन आज जो है वो फिल्म स्टूडियो बन रहा है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं और 5 एयरपोर्ट ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं आपके, और सड़कों का जाल बिछ चुका है। 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे, एक एक्सप्रेसवे बनाया था, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ था सभी को पता है, अखिलेश यादव ने, आज जिसकी वो बात करते हैं। लेकिन कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं आप ये देखिए, बुंदेलखंड को बुंदेलखंड बना दिया, वहाँ पानी पहुँचा दिया। तो विकास जो मुद्दा है, और ये तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि शौचालय दिया, गैस दिया, आयुष्मान योजना दिया, लाइट दी, मकान दिया और बिना भेदभाव के दिया। ये मुझे याद नहीं आता वैभव, और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आप भी कम से कम 10-15 साल 20 साल से राजनीति को देख रहे हो। क्या किसी भी सरकार ने आखिरी पायदान पर रहने वाले के घर झांका था क्या? उसकी क्या स्थिति है, किसी ने सोचा था? ये नहीं सोचा था। पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और उन्होंने शौचालय की जब बात की थी तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज देखिए आप 11-12 करोड़ शौचालय बन गए। और वो महिलाएं, मैं तो ट्रेन से जब गुजरता था सुबह के समय तो बेचारी खड़ी हो जाती थी, देख के बड़ी शर्म आती थी। क्या स्थिति है बेचारी, और सुरक्षा, कितने तो ऐसे कांड हुए होंगे जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई होगी। तो ये तमाम चीजें आई हैं आपके पास, औद्योगिकरण हुआ है और एक जीडीपी की जो है आपके जो है वो इकॉनमी हो गई है, और क्या चाहिए आपको? तो इनके पास इस मुद्दे पर कोई काउंटर करने का कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो ये जो है जाति, जात पात, अब ये बताइए कि वो पीडीएम, ये कब पीडीएम लागू हुआ था? माई कहा जाता था सपा को, और कांग्रेस तो आरक्षण के सर्वथा खिलाफ थी शुरू से अंत तक। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक आप देखिए तो इन्होंने जो है आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। तो आज ये वोट लेने की खातिर, ये वोट बैंक की खातिर जो भी खेल हो रहे हैं, और ये खेल हो रहे हैं, और इसमें एक बार तो झूठ इनका सफल हो गया, दो राय नहीं। और इसमें गलती भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो अच्छे मंतव्य से बोले थे लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया गया। जैसे हेगड़े ने कहा कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलेंगे, और आरक्षण की बात की उन्होंने। लल्लू सिंह ने की, अयोध्या की सीट हार गए। मिर्धा है राजस्थान में, उन्होंने भी इस तरह की बात की और उसको इन्होंने बुनाया। और सच्चाई तो ये है कि भाजपा इसका काउंटर अटैक नहीं कर पाई। तो बताइए, संविधान कोई बदल सकता है क्या? मोदी ने हालांकि बाद में कहा कि अम्बेडकर साहब आ जाए तो भी आरक्षण, अरे संविधान नहीं बदल सकते। हालांकि संविधान में संशोधन कितनी बार हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी ये सेकुलर स्टेट नहीं था, ये 74 में जो है सेकुलर स्टेट इसको बनाया गया, इसको कहा गया, न जाने कितने संशोधन किए गए। तो इसका मतलब संविधान बदल गया क्या? संविधान कभी नहीं बदल सकता, संविधान संविधान है। तो इसका क्या उपाय किया जा सकता है? मैं नहीं समझता कि योगी, देखिए एक संत व्यक्ति है, आगे नात ने पीछे पगहा। एक माँ जो है चाय की दुकान चलाती है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप ये सोचिए कि
क्या उनको उन्होंने रिश्तेदार रख रखे हैं क्या? परिवारवाद चलाया है क्या? नहीं चलाया है। और 3:30-4 बजे वो भोर में उठता है और पार्थिव पूजन करता है, संत है और कहता भी है कि क्या हुआ, जो चला जाऊंगा, वहाँ प्रतिष्ठा ज़्यादा है मेरे को मैं कमाने नहीं आया था, मैं सेवा करने आया था, और वो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बहुत बड़ा अवरोध, ये दो राय नहीं है कि बहुमत के पीछे सपा की ये और कांग्रेस की ये मिली-जुली पॉलिटिक्स थी, झूठ था। 8,500 रुपया खटाखट दूसरे दिन पहुंच जाएगा महिला के खाते में, और 1,00,000 इतना हजार रुपया आ जाएगा। तो ये सब जो नैरेटिव चलाया गया, वो एक बार तो काम कर गया, लेकिन क्या ये बार-बार काम करेगा? काट के हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, हम ये न भूलें। वोट कम नहीं मिले मोदी जी को, मोदी जी को 6.5 लाख वोट मिले, मार्जिन जो है कम हो गया, और इसके पीछे कारण था कि विपक्ष का एकजुट होना। और मुसलमानों ने करीब, जो हमेशा 60% 65% वोट करते थे, वो 95% उन्होंने वोट किया है, आप ये समझ लीजिए। और यादव जो है हमेशा बनारस में बटे हुए थे, इस बार जो है एक थे। तो ये दोनों का कंबाइन जो था, उस कंबाइन ने जो है इनके वो जो वोट ऑफ मार्जिन था, वो मोदी जी का घटा दिया। लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं वैभव कि मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में काशी के लिए जो किया है, क्या किसी ने पहले भी कभी किया था? मैं तो 1960 से राजनीति को देख रहा हूँ। संपूर्णानंद जी थे, उन्होंने घाट बनवाए थे थोड़े। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कमलापति त्रिपाठी आए बतौर रेल मंत्री, तो उन्होंने नया रेलवे स्टेशन बना दिया, नई एक ट्रेन चला दी काशी विश्वनाथ। इसके अलावा काशी का विकास क्या हुआ था, कभी किसी ने नहीं सोचा। और आज आप देखिए क्या नहीं हुआ है। केवल कॉरिडोर नहीं बना है, केवल एयरपोर्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ है, केवल सड़कें 6 लेन की नहीं बनी है, और भी बहुत कुछ हुआ है। तो लोगों के घर में वो चीज़ें पहुंची हैं जो पहले आज के कभी नहीं पहुंची थी। तो इसको याद रखें। और जहाँ तक अब जिम्मेदारी का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हारता है तो गाज उस पर गिरती है चीफ मिनिस्टर पे। लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर इसके लिए जिम्मेदार है, इस डिबेकल के लिए? नहीं, चीफ मिनिस्टर बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तो बिल्कुल चली ही नहीं। और अगर चली होती तो सर्वे मान लिया गया होता। सर्वे में साफ साफ लिखा था कि 35 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं, सांसद हैं, कि जो हारेंगे। तो ये हुआ कि साहब अरे मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। अरे मोदी के नाम को कितना भुनाओगे भाई? तुम्हें काम करना होगा, जनता के दरवाजे जाना होगा। वो आप नहीं गए, नतीजा क्या हुआ? 29 कैंडिडेट हार गए, 29 सांसद हारे, और यही 30 जो रेशियो था, वो रेशियो जो है बहुमत के आंकड़े पर नहीं पहुंचने दिया, डायरेक्ट सीधा भाजपा को। तो अब और वहां उनकी चली नहीं। तो जिम्मेदार वो होने चाहिए जिस केंद्रीय समिति ने ये निर्णय किए थे। योगी क्यों जिम्मेदार होंगे? और यही कारण है कि योगी को हटाया नहीं जा सका। फिर देखिए, एक बात बता दूं, संगठन की बात करते हैं, मैं जानता हूं कि योगी जो है वो कभी भी भाजपा के नहीं रहे हैं, संघ के नहीं रहे हैं। उनकी एक हिंदू वाहिनी अलग रही है, और चाहे दिग्विजय नाथ हो, चाहे अवैधनाथ हो, ये राम मंदिर से जुड़े हुए थे, और राम मंदिर से जुड़े होने के कारण ये भी जुड़े हुए थे। तो सवाल ये है कि पार्टी के भले ही न हो, लेकिन जनता के ये हैं। आप आज देखिए कि जब बात होती है आफ्टर मोदी हु, तो क्या नाम लिया जाता है? क्या नाम लिया जाता है? योगी। इसको लेकर के बहुतों को परेशानी है, और बार बार कहा जाता है सरकार से संगठन बड़ा होता है। अरे भैया, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाया है, वो चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देख रहा है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति चल रही है। और भाजपा को मैंने जनसंघ के जमाने से देखा है वैभव, और मैं जानता हूँ कि भाजपा में ये सब कभी नहीं था। भाजपा एक बड़ी
चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी थी जो आज नहीं रह गई। और ये जो बाहर से जो लिए गए हैं पैराशूटर्स, इन पैराशूटर्स ने भाजपा का हित कम किया है, अहित ज्यादा किया है। अजीत पवार को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप कल जो है कह रहे हैं 70,000 करोड़ का घपला है एनसीए ने किया है, और उसके बाद दूसरे दिन आप उसको शामिल करते हैं, न केवल शामिल करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इससे आपकी छवि बहुत खराब हुई है। इसको आप माने इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और यही नतीजा सामने आया कि महाराष्ट्र में अगर ये अजीत पवार को न मिलाते, अगर शिंदे को नहीं किए होते, तो इनके 200 से ज्यादा सीट आती, ये तय था। लेकिन जो खेल हुए, उस खेल ने जनता का मोह भंग किया है। अब कैसे उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, ये मोदी और नेतृत्व को देखना होगा भाजपा के। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो इसमें दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार पर लड़ाई तो लड़ी गई है। और ये लोग जो भी पकड़े जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम बेकसूर हैं। ये सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी की है और उनके कारण जो है हमको गिरफ्तार किया गया है और हमारे पर ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। ये बताओ न कि तुमने किया क्या है। तो अगर तुम बेकसूर हो तो बताओ पब्लिक को कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। वो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और एक आदमी जानते हैं आप कि आया था एक क्या बोलते हैं अल्टरनेट पॉलिटिक्स को लेके, वैकल्पिक राजनीति को लेके, और सब साले चोर हैं, फलाना है, डिमाका है। आज वो शीश महल में रहता है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के केस में फंसा हुआ है, जेल में गया हुआ, और उसके तमाम मिनिस्टर जेल में गए हुए हैं। तो आप सोचिए कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक बार अन्ना थे, अन्ना के ज़माने में आप सोचिए कि 80 या 82% जो थे अन्ना के लोग पक्ष में थे। आज अन्ना को सीढ़ी बना करके वो आदमी चीफ मिनिस्टर होता है और रेवड़ी बांटता है, फ्री ये फ्री वो, चाहे इकानमी जहन्नुम में चली जाए। लेकिन क्या करिएगा। अरे प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया को बेच खाया था। एयर इंडिया पहले इंडियन एयरलाइंस थी, इसके पास इतनी जमीन थी पूरे देश में। हमने भी सफ़र किया है इंडियन एयरलाइंस, वहाँ पर नदेसर कोठी पे, तो इतनी ज़मीन थी और कि मैं बता नहीं सकता। और वो औने पौने दाम में बेची गई, अंडर हैंड से धंधे हुए। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। और किसी ने जब उनको लिखा कि साहब आप समय आ गया है कि लोग आपके नाम पर वोट देंगे, कहीं कैंडिडेट पर नहीं देंगे, तो आप भी जो है सुविचारित लोग, पढ़े लिखे, शिक्षित, दीक्षित, संघ से जुड़े हुए ऐसे लोगों को चुनिए, जिससे कि जो है ये जो अपराधीकरण का है वो कलंक आपके नाम से हट जाए। लेकिन नहीं, तमाम माफियाओं को मैं जिताऊ कैंडिडेट दिए गए। उसका परिणाम सामने आ रहा है। अब ये देखिए कि जाति जनगणना कराना है, जबकि राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण, अकेला भाषण हुआ था 89 में 90 में। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था किसी भी कीमत पर जो है ये नहीं हो सकता है। और उन्हीं का लड़का जो है, और उनके जो नाना जी थे, वो भी यही कहते थे, इंदिरा जी भी यही कहती थी, तमाम लोग कहते थे। लेकिन वोट चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। खटाखट 8,500 रुपया महिला के खाते में चला जाएगा, चेक दे दिया, क्या क्या दे दिया, लोग पहुंच गए कांग्रेस दफ्तर। तो ये सब वोट, देखिए वोट लेने के लिए कितना आदमी गिर सकता है, पार्टियां कितनी गिर सकती हैं कि विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। आप पॉजिटिव विरोध कीजिए। इंग्लैंड में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। जो हमारे नीतियां हैं उनके खिलाफ कोई नहीं जाता है, वो वैसे के वैसे रहती है। और अच्छा है कि उसमें प्रतिपक्ष हो चाहे सत्तासीन हो, वो सबों का भी जो है मत जो है वो पड़ता है, कोई इसको लेके भाव नहीं से कोड़ता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अच्छा से अच्छा काम कीजिए तो विरोध हो रहा है। नहीं तो अब मिडिल क्लास को देखना होगा इनको, क्योंकि बड़ा आक्रोश है। मिडिल क्लास के अंदर आक्रोश न इधर का है न उधर का है, और उसको अपनी इज्जत ढकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये एक समस्या है। इस समस्या से शायद मैं समझता हूँ कि एनडीए नेतृत्व समझ रहा होगा, नेतृवर्ग इसको अच्छी तरह से समझ रहा है। और शायद इनकम टैक्स ने रिलैक्स वगैरह जो दिया है, रिलैक्सेशन, वो मध्य वर्ग को ही सोच के दिया है।
और जहाँ तक राशन देने का सवाल है, तो 3-3 गाड़ियाँ रखे हुए हैं, लेकिन बीपीएल कार्ड बनाए हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं। घोषणा किए थे कि 70 वर्ष से ज़्यादा के लोग, उम्र के लोग जो है, उनको भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। कब शामिल किया जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं हो रही। रेलवे में कंसेशन मिलता था, महिला को जो है 58 वर्ष में 50% और पुरुष को 60 वर्ष में 40%। वो कांग्रेस देती रही, उसको उन्होंने कोरोना में ख़त्म कर दिया। कब चालू करेंगे? बोले साहब 2000 करोड़ का जो है हमको जो है इससे नुकसान होता है। अरे 2000 करोड़ खाली भ्रष्टाचार खत्म कर दो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी होती है, 2 रुपए का सामान 20 रुपए में खरीदा जाता है, यहाँ बनारस में भी, उसको बंद कर दीजिए, 2000 करोड़ आपका वापस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन मुद्दों को देखना होगा, नहीं तो आगे आने वाला, जरा मैं कल्पना करिए, आप भी कल्पना कीजिए कि किसी दिन राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो देश कहाँ जाएगा? कभी सोचा है? इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति आपने कभी सोचा? झूठ बोलने वाला, जो कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होने के बावजूद झूठ बोल रहा है, उस पर जो है कोई विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता। और वहां चढ़ा करके बात करना क्योंकि 99 सीट मिल गई है और वो ये सोच रहे हैं कि हमें मेजॉरिटी मिल गई है। तो ये आप बैल मुझे मार, आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसके लिए, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में जरूर सोच रहे होंगे, सोचना भी चाहिए। कोई भी नेता होगा, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी सरकार होगी, कोई भी कैबिनेट होगी, उसको इस मामले में सोचना ही होगा। वो सड़कों में भी नहीं आ सकता ना, दिक्कत तो ये है उसकी, वो मन मसोस के रह जाता है, उसे सारा कर्म करना पड़ता है, पूजा भी है, पाठ भी है, उत्सव भी है, त्योहार भी है, तीज भी है, सारे निभाने पड़ते हैं। वो कहाँ से निभा रहा है, क्या कर रहा है, ये सोचने वाली बात। तो इसके लिए आपको करना होगा कुछ न कुछ ठोस आपको उपाय करना होगा, कुछ रचनात्मक काम करना होगा, और जो लगे मध्य वर्ग को कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है। सीधी सी बात है, जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं होते। और आजकल तो राज्यसभा के सांसद कैसे आ रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पैसे खर्च किए जाते हैं, इतना नोट दिया जाता है, तो वो नोट क्यों दिया जाता है? अपने पापों को छुपाने के लिए दिया जाता है, तो वो संवेदनशील कहाँ से होंगे? हालांकि मैं निर्मला सीतारमण की से ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोलती हैं, उससे लगता है कि उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, और हमें लगता है कि वो नेतृत्व की भाषा बोल रही हैं, जो नेतृत्व चाहता है वही बोल रही है। लेकिन देखिए, जयशंकर के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। अगर किसी ने छवि बनाई है भारत की, विदेशों में कोई छवि बनी है, तो वो जयशंकर ने बनाई है, इसको तो आप इनकार नहीं करेंगे। हमको ये बता था कि मोदी जी ने बनाई है। नहीं, विदेश नीति के मामले में और हाजिर जवाब ये भी दो राय नहीं है। और तमिलनाडु में तो कहते हैं, तमिलनाडु हो चाहे कर्नाटका हो चाहे वो तेलंगाना हो, वहाँ तो भ्रष्टाचार वेन में घुसा हुआ है, नसों में है, और आप कितना रुपया दे रहे हैं उसके पर वोट खरीदे जाते हैं। 5000 रुपये पर वोट खरीदे जाते हैं, तो कहेगा 6000 हम देंगे। यहाँ ये हालत है, तो बताइए इतना पैसा कोई कहाँ से खर्च करेगा? देखिए, ये प्री पोल अलायंस था, और ये आश्वासन उन्होंने मांगा था, ये आश्वासन मोदी जी ने दिया था। और बिहार वाकई में कितना पिछड़ा हुआ है, जबकि प्राकृतिक संपदा से वो कितना संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन टोटल अगर आप देखिए जीडीपी तो कितना पिछड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी अमरावती इसके लिए है, तो ये बात पहले से तय थी, और ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा और हम लोग इनको ये मिला लेंगे और फिर हमारी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन देखो, योगी के पीछे पड़े हुए हैं लोग, और खास तौर से जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो दोनों हैं, ये बुरी तरह से पीछे पड़े हैं। एक तो जानते ही आप कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के लठैत हुआ करते थे, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बसपा से आए हैं। और दूसरे के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाए। लेकिन योगी का कोई बाल बांका कर नहीं पाएगा। हाँ, उनके सामने एक अग्नि परीक्षा है, जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं,
अगर ये 6 सीट 5 सीट भी ले लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।